प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य के सिलेबस में जो प्रारंभिक रीतिकाल का सामान्य परिचय है और उसकी विशेषताएं हैं उस पर कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो ये तीसरा काल है रीतिकाल, ये हिंदी साहित्य का इसको विभिन्न नामों से भी जाना गया है, विभिन्न नामों से भी पुकारा गया है। रीतिकाल भक्तिकाल के पुनः बाद जो रीतिकाल आता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, एकाएक काव्य में क्यों इसमें परिवर्तन आता है, भक्ति से रीति की तरफ कैसे प्रवृत्ति हो जाती है साहित्य की या काव्य धारा की, ये विचारणीय प्रश्न है। अर्थात रीतिकाल का आगमन क्यों होता है। भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति धारा थी उसमें श्रृंगार की अतिशयता का प्रारंभ हमें रीतिकाल में ही, भक्ति काल के अंत में ही देखने को मिल जाता है और वो प्रवृत्ति बढ़ती रीतिकाल की श्रृंगारिक प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो जाती है। रीतिकाल का आगमन आकस्मिक न होकर परंपरा की देन है। भले ही तात्कालिक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थितियों ने उसके आगमन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, लेकिन उसका प्रारंभिक बिंदु तो संस्कृत आचार्यों में परिलक्षित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण परंपरा को महत्व न देकर तत्कालीन परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है। उनका मानना था कि औरंगजेब को छोड़कर जहांगीर, शाहजहां आदि मुगल सम्राट विलासप्रिय थे, इसलिए युगीन कविता भी विलासिता में निमग्न दिखाई देती है। और एक अन्य विचार के अनुसार पराजित मानसिकता को भी रीतिकाल के आगमन का कारण माना जाता है कि पराजित मानसिकता का राष्ट्र हो, समाज हो या व्यक्ति हो, वो या तो धर्म का आश्रय लेता है, ईश्वर की शरण लेता है, या वो सुरा और सुंदरी और विलासिता में निमग्न हो जाता है। रीतिकाल में रीति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रीति शब्द रीतिकाल में कहाँ से आता है, इसका यह क्या तात्पर्य है। संस्कृत में रीति एक प्रमुख संप्रदाय है जो आचार्य वामन का द्वारा प्रवर्तित है। अब रीतिकाल का उससे कितना संबंध है, हिंदी के रीतिकाल का उससे कितना संबंध है, ये एक विचारणीय विषय है। रीति शब्द, जैसा कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। रीति शब्द रिंग धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ढंग, प्रणाली, मार्ग, परंपरा या शैली। रीतिकाल में इसका सीधा सरल अर्थ लिया जाता है कि काव्य रचना की प्रणाली क्या है, या शैली क्या है, या ढंग क्या है, तरीका क्या है। रीतिकाल में रीति शब्द से तात्पर्य काव्यांग निरूपण से भी है। काव्य के विभिन्न अंग, छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद आदि आदि। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक का माना गया है। 200 वर्षों की इस कार्यकाल में कविता सुरा सुंदरी और सुरा सुंदरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। नायिकाओं के नुपुरों की झंकार के मध्य इस काल के कवियों को जनता का करुण क्रंदन सुनने को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात रीतिकाल का जो कवि है वो दरबारी कवि है और दरबार में राजा के आश्रय में रहकर राजाश्रय को प्राप्त करके वो राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखता है। आचार्यत्व भी उसको प्राप्त होता है, या वो आचार्य भी बना रहना चाहता है और कविता भी करता है। आचार्य से तात्पर्य है कि रीतिकाल का कवि शिक्षक, अर्थात कविता कैसी रची जाए, कविता कैसे लिखी जाए, वो इसकी भी शिक्षा देता है और स्वयं भी कविता लिखता है। तो रीतिकाल का कवि, अधिकांश कवि दो द्विध दायित्वों को निर्वाह करते हैं, कविता भी रचते हैं और वे कवि शिक्षक भी हैं, अर्थात आचार्य भी कहलाते हैं। रीतिकालीन कवियों का पथ जनपद को न जाकर राजपद की ओर जाता था, इसलिए इस काल के अधिकतर कवि राजाश्रित थे। रीतिकाल की जो रीतिमुक्त काव्य धारा है वो इसका अपवाद अवश्य है। जैसा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 कालों में बांटा गया है, उसमें 2 नाम तो सर्व स्वीकृत हैं, सर्वमान्य हैं, लेकिन आदिकाल या वीरगाथा काल या रीतिकाल नाम है किंचित वो विमर्श की अपेक्षा रखते हैं। रीतिकाल के नामकरण के विषय में
कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक इतिहासकारों में डॉक्टर ग्रियर्सन ने रीतिकाल के नामकरण पर विचार किया था। सबसे पहले उन्होंने इस युग की कविता को द आर्स पोएटिका अर्थात काव्य कला का नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहासकारों ने रीतिकाल को विभिन्न नाम दिए हैं और उनके औचित्य और उनकी सार्थकता पर हम इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल, रीति श्रृंगार काल आदि विभिन्न नामों से कहा गया है, लेकिन जो आज सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य है वो रीतिकाल नाम ही है। अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने मिश्र बिंदु विनोद में दिया गया है। इस नाम के पीछे उनका तर्क था कि इस काल में भाषा अलंकृत हुई थी और प्रवृत्ति आचार्यता की ओर बढ़ी थी। अलंकरण की प्रवृत्ति ही उनके नामकरण का आधार बनी, परंतु इस नाम से श्रृंगार की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि अलंकरण के साथ साथ इस युग की कविता में श्रृंगारिक तत्व कम नहीं है, इसलिए इस नाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्वितीय नाम है रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने विवेच्य काल को रीतिकाल नाम प्रदान किया। वैसे संस्कृत साहित्य में रीति शब्द कोई नया शब्द नहीं है। आचार्य शुक्ल ने रीति शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया तथा अपने ग्रंथ में रीति का अर्थ उन्होंने रस, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि के समुच्चय के रूप में प्रयोग किया। हिंदी कवियों व आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। वास्तव में इसी प्रचलन के कारण शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम दिया और इसे स्वीकार भी किया गया है। श्रृंगार काल। श्रृंगार रस के आधिक्य के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया, लेकिन इसे तर्क संगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रृंगार रीतिकाल की एक विशेष प्रवृत्ति हो सकती है, पूरे युग की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भूषण जैसे कवि हैं, उन्होंने वीर रस की कविता भी इस युग में लिखी है और नीति काव्य भी इस युग में रचा गया है। इसके अतिरिक्त रीति के साथ इस कालखंड में अन्य प्रवृत्तियां भी विद्यमान रही हैं, जो इस नाम से उपेक्षित हो जाती हैं। कला काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने ग्रंथ साहित्य प्रकाश में इसे कला काल कहा है। इस नाम के माध्यम से रसाल जी की अलंकरण की प्रवृत्ति को ही उजागर किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस नाम की स्वीकृति भी रीतिकाल की आंतरिक चेतना को स्पष्ट नहीं कर पाती है, उसकी विशेषताओं को प्रकट नहीं कर पाती है। रीति श्रृंगार युग। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने समन्वयवादी दृष्टि का ध्यान रखते हुए रीतिकाल को रीति श्रृंगार युग का नाम दिया है। यद्यपि उनका समन्वयकारी मत प्रशंसनीय है, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि इस नाम की परिधि से बाहर हो जाते हैं, इसलिए विद्वानों को यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है। अब देखा जा सकता है कि इतने सारे नामों में कौन सा नाम उपयुक्त है जो रीतिकाल की विशेषताओं को लगभग समेट लेता है, पूर्ण रूप से भी नहीं तो। रीतिकाल नामकरण की दृष्टि से आदिकाल की भांति पर्याप्त विवादित रहा है। श्रृंगार काल, कला काल, रीतिकाल, रीति श्रृंगार काल, अनेकानेक नाम उसको दिए गए हैं, लेकिन रीतिकाल को रीतिकाल कहना ही सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है, क्योंकि इसमें रीति संबंधी ग्रंथ ही अधिकांशतः लिखे गए हैं, वरन उस युग के कई कवियों की प्रवृत्ति भी रीति की ही थी। विषय चयन के आधार पर भी इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कवियों के द्वारा इसमें श्रृंगार रस को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया, वो भी एक रीति की ही पद्धति है। रीतिकालीन कविता परिपाटीबद्ध कविता है, वो एक विशेष शैली में या परिपाटी में बंध कर ही चलती है। इसीलिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तावित रीति शब्द उस समय के काव्य शास्त्र और समस्त काव्यांगों का सूचक है, वो एक विस्तृत अर्थ का प्रतीक है। कालांतर में रीतिकाल नाम में ही रीति, श्रृंगार, रस और अलंकार, सभी छंद, सभी का इसमें समावेश हो जाता है और इस अन्य जो इन नामों की
बहुत अधिक भीड़ है उसमें रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखा जाता है कि रीतिकाल का काव्य है उसकी क्या सामान्य विशेषताएं हैं। आदिकाल का कवि राजाश्रय में रहता है लेकिन वो समाज से परे नहीं है। भक्ति काल का कवि है वो पहले भक्त है उसके पश्चात कवि है। लेकिन जो रीतिकाल का कवि है वो अपनी आजीविका के लिए राजाओं के दरबार में रहता है, विभिन्न राजाओं के राजाश्रय प्राप्त करता है। एक प्रकार से उसकी आजीविका और रोजी रोटी यही कविता है। तो रीतिकाल का जो कवि है वो एक आश्रयदाता के पास रहता है और आश्रयदाताओं की प्रशस्ति करना उसका प्रमुख कर्म है। आदिकालीन कवियों की भांति इस काल के कवि भी शासकों और सामंतों के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते हैं और वे अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियां गाते हैं और उनमें बढ़ चढ़ करके वर्णन करते हैं जो यथार्थ से परे अतिशयोक्ति युक्त भी हो जाता है और वो चमत्कार युक्त भी हो जाता है। रीतिकाल की एक अन्य प्रवृत्ति है काव्यांग निरूपण या आचार्यत्व की प्रवृत्ति। संस्कृत आचार्यों की काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति अजरस रूप से प्रवाहित होती हुई रीतिकाल को सिंचित करती है। रीतिकाल एकमात्र ऐसा युग है जो सीधा अपने पूर्ववर्ती युग भक्ति काल से संबंध न होकर के संस्कृत से संबंध होता है। इस काव्यधारा में निमग्न होने वाले प्रमुख कवियों में केशवदास हैं जिन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चिंतामणि ने कवि कल्पद्रुम, देव ने अष्टायाम, पद्माकर ने जगत विनोद आदि ग्रंथ लिखे हैं और वो उनकी आचार्यत्व की प्रति रुझान को दर्शाते हैं। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है और इसके आधिक्य को देखते हुए कई विद्वानों ने तो इसको रीति श्रृंगार काल नाम देने की विवेचना की है या अपना पक्ष रखा है। राजाश्रय में पली हुई कविता स्वांत सुखाय न होकर के राजाओं की श्रृंगारिक प्रवृत्ति पर आधारित थी। क्योंकि इस काल के कवि अधिकांशतः दरबारी थे, प्रयोजन उनका धनार्जन था, इसलिए कवियों ने संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार का बहुत अधिक इसमें चित्रण किया गया है। रीतिकाल की कविता में अलंकारिकता का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इस अलंकरण की प्रवृत्ति को देखते हुए तो मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकार काल ही नाम दिया था। चमत्कृत करने की, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अतिशयकता का विशेष आग्रह है। रीतिकाल के कवि को अलंकारों के आधिक्य की ओर ले जाता है और कविता अलंकारों के बोझ से दब जाती है। केशव जैसे कवि तो कहते हैं कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराजही कविता वनिता मित्य, अर्थात जैसे एक सुंदरी का आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी भांति कविता को भी अलंकरणों की आवश्यकता होती है, आभूषणों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस काल की कविता में भक्ति भावना का विपुट हमें दिखाई देता है, क्योंकि भिखारी दास तो कहते हैं आगे के कवि रीजे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो है। कहीं कहीं भक्ति का पुट देखने को मिल जाता है, वो कवि ने अपने सुविधा अनुसार किया है, अन्यथा यहाँ प्रवृत्ति है वो प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता की है, अलंकरण की प्रवृत्ति ही प्रमुख रूप से उभर कर आती है। मुक्तक काव्य रचा जाता है। रीतिकाल का कवि में कोई प्रबंध रचना निकल करके और महत्वपूर्ण प्रबंध रचना निकल करके नहीं आती है, इतना अवकाश इस युग के कवि के पास नहीं था। मुक्तक काव्य ही इस युग में अधिक रचा गया है और इस युग की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इस 200 वर्ष के युग में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, चरम विकास पर पहुंच जाती है, पूर्ण विकास पर पहुंच जाती है। रीतिकालीन साहित्य को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और संपूर्ण काव्य इन 3 काव्य धाराओं में है और इनकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं जो हम आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।